नमस्कार दोस्तों, बैंकर कपल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है राघव अग्रवाल जी, जिन्होंने लास्ट ईयर जुलाई में आईडीबीआई एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था। तो वो अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे अपने साथ कि कैसे उन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी और आईडीबीआई में कैसा माहौल रहता है, कैसा वर्क प्रेशर रहता है। इन चीज़ों को लेके काफ़ी सारी बातें जो हैं मार्केट में हमारे बीच है और आप सबके सवाल भी मेरे साथ हैं। तो राघव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो अपने मेन क्वेश्चन है उसके बारे में। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपने कैसे इस तरफ आना हुआ आपका। सो बेसिकली मेरा नाम राघव अग्रवाल है। मैं हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड। और मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो बीकॉम से करी है मैंने, हरिद्वार से ही। उसके हम्म। बाद फिर प्रिपरेशन कर रहा था बैंक की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ लास्ट ईयर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में। उससे पहले मैं और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था बट उसमें नहीं हो पाया। फिर आईडीबीआई में फर्स्ट एग्जाम मेरी हम्म। क्लियर हुआ, जॉब लगी। एंड उसके बाद फिर मैंने सेंट्रल बैंक आईबीपीएस दिया और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया है ओके, तो आईडीबीआई आपका की। और मैंने जो एग्जाम दिया था वो आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के रहते ही दिया था। मतलब हम्म। जॉब करते हुए ही मैंने एग्जाम दिया और उसी में हम्म। जॉब करते हुए मेरी सिलेक्शन हुआ है। हम्म। तो चलो, आपको बधाई हो, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज ए आईबीपीएस पीओ हाँ सिलेक्शन जी। हो गया है। ओके जी। ओके ओके। अपन आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर बात करें, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी उसका आया है, तो उसकी आप एग्जाम उस वक्त क्या पैटर्न रहा था और स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी, आपने क्या सोर्सेज यूज किए थे। एग्जाम पैटर्न नॉर्मल जैसे मेंस एग्जाम होता है सारे एग्जाम्स का, बैंक एग्जाम्स का वही था। क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। और 200 मार्क्स का पेपर आता है वो, जिसमें से करंट अफेयर्स ज्यादा मार्क्स के आते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं। बट उसमें जो लास्ट के 20 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कंप्यूटर अवेयरनेस के होते हैं। वो हमें भी उसी दिन पता चला कि लास्ट में जो उन्होंने बताते नहीं है शायद वो, बट उसमें 20 मार्क्स जो होते हैं वो कंप्यूटर के ही होते हैं। और हम्म। उसका एग्जाम की जो नॉर्मल तैयारी थी बैंकिंग एग्जाम्स की, मैंने कुछ उसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं करी थी ना, मैंने हम्म। उसका कोई मॉक दिया था, कुछ भी नहीं दिया था। नॉर्मल जो बैंक के मेंस के एग्जाम होते हैं, जैसे हम्म। आईबीपीएस पीओ का मेंस, आरआरबी पीओ का मेंस, तो उसी लेवल के मेंस के मॉक्स लगाए थे मैंने और उसी से ही मेरा एग्जाम जो था उसमें सिलेक्शन हुआ था। प्लस हम्म। उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या रहता है एग्जाम्स में, इन एग्जाम्स में फॉर्म कम भरते हैं लोग, तो हम्म। उसकी जो कट ऑफ होती है वो भी कंपैरेटिवली कम जाती है। हम्म। और इसकी वजह से जो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम्म। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये होता है एग्जीक्यूटिव में। हम्म। तो जो इसका एग्जाम लेवल होता है वो क्लरिकल लेवल रहता है या पीओ लेवल रहता है मीन्स। नहीं, क्लरिकल लेवल तो नहीं होता, थोड़ा सा अबव क्लरिकल होता है। बट आरआरबी पीओ का जो मेंस होता है उससे थोड़ा बिलो कह सकते हैं। हम्म। बिल्कुल इजी भी नहीं होता और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल रहता है इसका, बट हम्म। इजी मतलब होता है। 120 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं 200 में से। तो आपने बताया कि आपने आईबीपीएस पीओ वगैरह की जो तैयारी करी थी, तो जो मॉक्स लगाए थे वही जी। आपके, आप कुछ सोर्सेज का बता सकते हैं, नाम ले सकते हैं कि ताकि हाँ, ऑडियंस को मदद हो। स्मार्ट कीड़ा सबसे बेस्ट जो एग्जाम, जो मॉक्स मुझे लगे वो सबसे बेस्ट जो थे स्मार्ट कीड़ा के थे। और हम्म। उसकी जो मॉक्स होते हैं बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रियल टाइम एग्जाम दे रहे हैं हम लोग। हम्म। सेकंड नंबर पे ऑली बोर्ड या फिर प्रैक्टिस मॉक, दोनों हम्म। ही अच्छे एग्जाम्स थे। और हम्म। इन्हीं इन्हीं मॉक्स को मैंने प्रिपेयर किया था। हम्म। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है उसको लेके भी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए थे कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट इसमें क्या मैंडेटरी होता है। नहीं नहीं, कोई सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता। डीवी के टाइम वो ऐसे कुछ चेक नहीं करते, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसी को वो लोग लेते हैं। बाकी कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर है तो ठीक है बट नहीं है तो कोई भी चलेगा। मेरे पे हम्म। भी नहीं था। और जैसे आपका जब वहां पे वेरिफिकेशन होता है उसके बाद ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है और ट्रेनिंग कैसे होती है, कुछ उसके हाँ। बारे में। हाँ, जैसे जब एग्जाम होगा, जैसे हमारा पिछले साल एग्जाम हुआ था 9 जुलाई को, तो हम्म। डीवी जो हुआ था वो 20 डेज के अंदर रख लिया था, शायद 27 या 28 को डीवी था हमारा। वो हम्म। बैचेस में बुलाते हैं, 30-30 के बैचेस में, और अक्रॉस इंडिया बुलाते हैं। मेन हम्म। मेन सेंटर्स पे जैसे लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, ये जो इनके मेन मेन सेंटर्स है, 8 या 10 सेंटर्स हैं, इन पे बुलाते हैं। और हम्म। उसके बाद ये फर्स्ट डीवी होता है। फिर हम्म। फर्स्ट डीवी के बाद फिर वो फर्दर 1 महीने बाद फिर वो फिर से बैचेस में बुलाते हैं शायद। ये अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज करते हैं, बट 30-30 के बैचेस में ही बुलाते हैं, एक सेंटर में 30 बच्चों को बुलाते हैं ये लोग। और फिर वो बैचेस में कन्वर्ट कर देते हैं, 300 300 300 करके। तो हमारी 3 बैच में ट्रेनिंग हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें मेरा सेकंड बैच में आया था। वो एक एक महीने के गैप में होती है, जैसे जुलाई में एग्जाम होगा, फिर जुलाई में इन्होंने डीवी करा दिया। फिर 18 अगस्त को फर्स्ट बैच बुलाया था। फिर 19 अगस्त को शायद हमारा बैच था, एंड देन अक्टूबर के शायद 14 या 15 को थर्ड बैच बुलाया था इन्होंने। हाँ, लेकिन इसमें ना बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करते, तो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी ग्रेट चांस होता है। ओके। तो जैसे ब्रांच या आपको प्रेफरेंस पूछते हैं सिटी आपकी, या क्या मतलब कि खुद से अलॉट करते हैं, कैसे रहता है इनका ये प्रोसीजर हाँ, क्या ये इसका बहुत वो है कि ड्रॉबैक या मतलब नेगेटिव है कि ये लोग बहुत दूर पोस्टिंग देते हैं। मेरे को 1800 किलोमीटर दूर भेज दिया था, मतलब मेरे को नहीं, है। जितने भी हमारे
जितने भी मेरे बैच के बच्चे थे सब दूर दूर से ही आए थे, बहुत दूर दूर से। और मतलब फर्स्ट अगर इसमें जैसे आईडीबी एग्जीक्यूटिव में अगर निकालना है तो या तो फर्स्ट मतलब बैच में आ जाओ, तो फिर होम पोस्टिंग मिल जाती है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। अगर आपका मतलब बहुत ऊपर नंबर है, जैसे 116 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर, तो अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, जैसे 130 135, तो बहुत ही नियर टू सिटी पोस्टिंग मिल सकती है। बट अगर सेकंड बैच या थर्ड बैच में आए तो फिर तो या तो कलकत्ता भेजते हैं या मुंबई या अहमदाबाद। मतलब इन्हीं 3 जगह पे सबसे ज़्यादा सेंटर इनके बैंक्स हैं, तो इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट करते हैं फिर वो लोग। तो इसमें जैसे गर्ल्स को कुछ प्रेफरेंस देते हैं ये लोग, क्योंकि गर्ल्स काफी पूछती है कि नियर बाय होम पोस्टिंग मिल सकती है क्या? इसमें ऐसे गर्ल्स को तो नहीं, मेरे बैच में जो गर्ल्स थी उनको भी बहुत दूर-दूर भेजा गया था। जो ओके। मैं जैसे बता रहा हूँ, फर्स्ट बैच अगर आ गया आपका, जैसे नंबर अच्छे हैं, तो ये लोग फिर मतलब पास फर्स्ट बैंक मतलब फर्स्ट बैच में आस-पास दे देते हैं। बट सेकंड बैच वाले से ये लोग मतलब फिर अपनी वैकेंसीज़ के हिसाब से भेजते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो। ओके। और इनका जो कांटेक्ट स्टार्ट होता है वो ट्रेनिंग के टाइम ही हो जाता है स्टार्ट, या फिर ब्रांच अलॉट होने के बाद होता नहीं, नहीं, ट्रेनिंग पीरियड से ही 5 डेज़ की हमारी ट्रेनिंग होती है। वैसे 7 डेज़ की होती है, बट वो फ्राइडे को कहते हैं कि बस अब तुम लोग अपने हवाले। तो सैटरडे, संडे से हमें फिर मतलब घर वगैरह ढूँढना है, मंडे से जॉइनिंग हो जाती है। बट वो ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाता है सब कुछ। कॉन्ट्रैक्ट है? हमारा जो होता है वो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है। इसके अंदर एक चीज बड़ी खास है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बताया बहुत दूर पोस्टिंग हो जाती है, किसी की 1000 किलोमीटर, आपने बताया शायद 1800 किलोमीटर थी आपकी। जी, जी। जी, तो 1800। अब जैसे ही आपको जब ब्रांच अलॉट करते हैं वहां पे कि आपको यहाँ जी, जाना है, तो उस वक्त जी। आप चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो, मतलब उस वक्त ये हाँ, बॉन्ड साइन करवा लेते हैं या बाद में साइन नहीं। करवा? नहीं, नहीं, मेरे फ्रेंड्स जो थे ट्रेनिंग सेंटर में ही, तो जैसे ट्रेनिंग के सेकंड या थर्ड डे में बता देते कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। फर्स्ट और ओके। सेकंड डे तो डीवी फर्स्ट और सेकंड डे तो डीवी वगैरह चलता है जितना भी होता है। फिर सेकंड डे कुछ फर्दर फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म वगैरह भरवाते हैं। थर्ड डे हमें बताते हैं कि पोस्टिंग कहाँ पर होगी। अगर आपका मन है तो आप उसको ले सकते हो, नहीं लेना है तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो। इवन अगर आपने थर्ड डे भी नहीं चुना और फिफ्थ डे भी चुनते हो ट्रेनिंग के, तो आप फिफ्थ डे भी छोड़ सकते हो। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने फिफ्थ डे उनको लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने 5वें दिन ट्रेनिंग छोड़ के चले गए। और कुछ ऐसा पैसे-वैसे नहीं देने होते उस दिन। मतलब आप ट्रेनिंग तक छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने फर्स्ट डे ऑफ मतलब जॉइन कर लिया, जैसे मंडे को जॉइन कर लिया, तो फिर आपको वो 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। छोड़ तब भी सकते हैं, बट 1 मंथ का नोटिस पीरियड है। तब आपको 1 महीने तक वहाँ पे करना पड़ेगा काम, फिर छोड़ सकते हैं। तो आपको कुछ आइडिया है कि जैसे आपके बैच में जितने बच्चे ज्वाइन किए थे, लगभग कितने लोग आपकी पहचान के छोड़ चुके हैं या अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? मेरे मतलब मेरे बैच में 30 थे, बट मेरा एक बैच से और कॉन्टैक्ट था, तो 60 के आसपास मेरे कॉन्टैक्ट्स थे। तो 30 में से 8 तो जॉइन ही नहीं करे थे, 22 ही आए थे डीवी के दिन। और उसमें से अभी 13 या 14 जो हैं वो छोड़ चुके हैं, बाकी काम कर रहे हैं। मतलब इसका वो हमारे जो एचआर थे वो खुद ही कह रहे थे कि 90 टू 95% बच्चे छोड़ देते हैं। उनको बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती है, या फिर घर से दूर होने की वजह से छोड़ देते हैं, या फिर सैलरी थोड़ी-सी इश्यू रहती है इसलिए छोड़ देते हैं। बट इसमें मतलब छोड़ देते हैं बच्चे ज़्यादातर ना, बट जॉइन करते हैं ज़्यादातर, बट छोड़ भी देते हैं, इसमें इक्वली रहता है। तो जैसे जब घर से दूर जब पोस्टिंग दी जाती है, तो क्या वो साल भर 2 साल बाद कुछ अगर आप रिक्वेस्ट ट्रांसफर डालो तो मतलब कितना टाइम पीरियड मिलता है एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर डालने? ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर वो अलाउ नहीं करते, बट वो कहते हैं कि हम कर देंगे, बट करते नहीं है। जैसे मुझे बोला था उन्होंने कि फर्स्ट ईयर में आपको कर देंगे ट्रांसफर, बट मेरे जो मतलब सीनियर्स थे वो कह रहे थे कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर ये लेते नहीं है। 3 इयर्स के बाद ही जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी आपको ये कहीं और पोस्ट करते हैं। 3 इयर्स तक हमें एक ही ब्रांच में रखते हैं ये लोग ना। जैसे हमें एक ब्रांच मिल जाएगी और 3 साल तक हमें उसी ब्रांच में काम करना पड़ेगा। बहुत ही रेयर या फिर कुछ एक्सट्रीम कोई बच्चा होगा तो बहुत मतलब ज़्यादा तो उसको करते हैं, बट नॉर्मली नहीं करते ये लोग ट्रांसफर। मतलब एक ब्रांच मिल गई तो आपको उसी ब्रांच में रहना पड़ेगा फॉर 3 इयर्स। जैसे कुछ बैंक्स में ऐसा भी होता है कि जैसे वो दूर तो पोस्टिंग देते ही हैं, फिर उसके जी। बाद ब्रांच टू ब्रांच भी वो हर 6 महीने में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसके अंदर ब्रांच फिक्स रहेगी आप? ब्रांच फिक्स रहती है, 3 इयर्स तक आप एक ही ब्रांच में रहेंगे। हाँ, प्रोफाइल चेंज होता है। शायद शुरू के 1 या 2 साल वो कैश में बैठाते हैं, ज़्यादातर बच्चों को। जैसे हमारे 22 बच्चे आए थे, तो 4-5 को तो शायद ज़ोनल ऑफिस मिला था, आरओ, आरएओ वगैरह। लेकिन 15-16 बच्चे ऐसे थे जिनको कैश में बिठाया था उन लोगों को। और 1-2 उसको टेलर सर्विस बोलते हैं। यहाँ पे 2 प्रोफाइल मिलती है एग्जीक्यूटिव बनने के बाद, टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस। तो जो टेलर सर्विस होता है उसमें बिठाते कैश में है, और जो कस्टमर सर्विस होता है उसमें नॉर्मल क्लर्क जो बाहर बैठते हैं बस उनकी वर्क प्रोफाइल पूरी क्लर्क वाली होती है। तो मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट्स थे उनको टीएसई मिला था, टेलर सर्विस।
और आपका जैसे वहाँ पे टाइमिंग क्या रहता है, जॉब टाइमिंग जो आपका नॉर्मली रहता है वो क्या रहता मॉर्निंग में 9:30 9:45 तक हमें पहुंचना होता था ब्रांच, और इवनिंग में ये था कि हम लोगों को एज अ क्लर्क ज्वाइनिंग करवाई थी, बट ट्रीट एज अ ऑफिसर करते थे। है? ओके। और मतलब हम लोग एज अ ऑफिसर ही वहाँ पे जाते थे, तो सारी जो मतलब स्टाफ वगैरह था एज एन ऑफिसर ही देखता था हमें। और इसकी वजह से हमें मतलब जब तक ब्रांच क्लोज नहीं होती है तब तक बैठना पड़ता है। तो जैसे मेरी मेट्रो ब्रांच थी कोलकाता में, तो मुझे कभी-कभार 7:30 8 7 इवन एवरेज टाइम जो था वो 7 ओ क्लॉक तो था। 7 ओ क्लॉक पे हमारी ब्रांच जो थी वो क्लोज़ होती थी, तो उसके बाद ही हम जा पाते थे। मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे थे कि जिनकी 7 साढ़े 7 8 इवन किसी-किसी को तो 9 बज जाते हैं, जो बहुत ही हाई मो मेट्रो में होती है, तो बिठा के रखते हैं ये साढ़े 9 तक। हाँ, रूरल ब्रांचेस में 5:30, मेरा एक फ्रेंड है रूरल ब्रांच में, तो उसकी 5:30 छुट्टी हो जाती है। तो मतलब ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है, बट नॉर्मली ये 6 टू 7 ओ क्लॉक तो बिठा के रखते हैं। अगर कोई अर्बन सिटी या मेट्रो है तो 7 ओ क्लॉक, और रूरल ब्रांच है तो 6:30 या 6 ओ क्लॉक तक तो बैठना ही पड़ता है। तो इसमें जैसा आपका डेस्क वर्क ही होता है या मार्केटिंग का भी थोड़ा बहुत काम नहीं, करवाते हैं? हाँ, मतलब ऐसे मार्केटिंग में मार्केट में नहीं बेचते, डेस्क वर्क ही होता है, बट टारगेट्स मिलते हैं इसमें ना। इसमें एक सबसे बड़ा वो चैलेंज ये भी है कि इसमें टारगेट मिलता है, और ये टारगेट उसके लिए बेस होता है कि आपका प्रमोशन जो होता है एएम के लिए, उसमें ये हेल्प करता है। मतलब डायरेक्टली लिंक तो नहीं होता, बट इसमें अगर आपने टारगेट्स अचीव करे तो प्रेफ़रेंस मिलती है। हम्म। और जैसे इसके अंदर अगर हम देखें कि जो एलआईसी के लेके भी काफी सारी चीजें बोली जाती है कि एलआईसी का शेयर होल्डिंग है इसके अंदर, तो क्या उसकी जी। पॉलिसीज बेचने का भी एक टारगेट का प्रेशर डाला जाता है इसके अंदर? हाँ जी, हाँ जी। सबको यहाँ पे जितने भी ब्रांच के मेंबर्स होते हैं, हम्म। सबको लॉगिन कर मतलब एलआईसी को करवाना पड़ता है। और चाहे आप हम जैसे कैश में बैठते थे, तो हमको भी टारगेट्स मिलते थे कि आपको एलआईसी करनी है। और जैसे जो मंथ्स आते हैं जुलाई का, दिसंबर का, हम्म। मार्च का, तो इसमें तो बहुत रोज़ कॉल करेंगे, मेल करेंगे कि आपको मतलब करना ही करना है, कैसे भी करो, अपना करो, बच्चों का करो, किसी का भी करो। मतलब ये इसमें था कि बहुत प्रेशर देते हैं एलआईसी का, जीआई का, बस एलआईसी, जीआई का देते हैं, बाकी तो नॉर्मल अचीव हो जाता है। तो जैसे जो आपका इनिशियल 3 साल होता है, जो एग्जीक्यूटिव का पीरियड होता है, तो उसके अंदर लीव्स आपको मिलती है, मतलब छुट्टी लेनी हो क्योंकि हाँ दूर जी। पोस्टिंग आएगी तो बच्चा घर तो जाएगा ही, तो उसमें छुट्टियों का आपका क्या रहता है, क्या इजीली मिल जाती है और अ, कितनी मिलती है? हाँ, इसमें 5 लीव्स मिलती है इन अ क्वार्टर। पूरे ईयर की 20 लीव्स हो जाती हैं, तो 5 हम्म। लीव्स हम अवेल कर सकते हैं। और जैसे किसी ने लीव नहीं ली, 4 लीव ली है या 3 लीव ली है, तो बची हुई जो 1 लीव होगी, वो अगले क्वार्टर में ऐड होगी। सिर्फ़ 1 लीव ऐड होगी, यानी कि 5 लीव थी, तो अब उसकी 6 लीव्स मिल जाएगी। बट 1 ही लीव ऐड ऑन करते हैं, बाकी हर एक क्वार्टर में 5 लीव ले सकते हैं। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे बीच में सैटरडे, संडे काउंट नहीं होता। मान लो फ्राइडे को लेते हैं और मंडे की लेते हैं, तो सिर्फ़ 2 दिन काउंट होगा। सैटरडे, संडे अगर छुट्टी है, तो वो हम काउंट नहीं करते ये लोग। तो वरना वो चीज़ सबसे बढ़िया लगी। बाकी बैंक्स में लोग कह रहे थे कि उनकी सैटरडे हॉलिडेज़ भी काउंट होती है। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे लिए तो सिर्फ़ 3 डेज़ काउंट होंगे, वो 5 डेज़ में नहीं काउंट होगा। ओके। तो मैं ऐसे ही लेके जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, मैंने सेंटर यहीं से भरे हुए थे उत्तराखंड से। तो मैं जब आता था तो ऐसे ही आता था, फ्राइडे को आता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम सैटरडे, संडे होते थे। तो मैं फ्राइडे को आता था, सैटरडे, संडे एग्ज़ाम्स दिए और फिर मंडे को वापसी जाता था। हम्म। और जब आपका 3 साल पूरा हो जाता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे लोग जो फॉर्म भर रहे हैं वो उनको भी इसको लेके थोड़ा संशय है कि जो असिस्टेंट मैनेजर जो बनते हैं, तो क्या सारे बच्चे असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं जो 3 साल टिकते हैं, या फिर कोई इसका इनका एग्जाम होता है? मतलब प्रोसीजर थोड़ा सा आप डिटेल में बता दो क्या? इसका एग्ज़ाम होता है। हम्म। हर ईयर टू ईयर इनका एग्ज़ाम होता है, कोई अगले नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। तो हम्म। वो नॉर्मल एग्ज़ाम रहता है, कुछ इतना टफ नहीं होता। और हम्म। मेडिकल वगैरह सब कुछ दोबारा होता है। जब थर्ड हम्म। ईयर में मेरी दीदी फ्रेंड थे, वो कह रहे थे कि उनका बहुत ही ईज़िली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, तो हम्म। वैसे ही इतना कॉम्पिटिशन रहता नहीं है। 80 टू 90% बच्चे छोड़ देते हैं जो जॉइन करते हैं 3 साल तक। और जितने रह जाते हैं, उनका ईज़िली वो एएम बना देते हैं। एक छोटा-सा एग्ज़ाम होता है, उसमें 50% मार्क्स लाने होते हैं कुछ। हम्म। और मतलब अगर वो क्लियर, मतलब बस उसे क्लियर करना होता है और हो जाता है। 99% बच्चों का एएम बन जाते हैं। हम्म। तो 99 एम अगर एम हम्म। अगर एक बच्चा मतलब पूरे 3 साल टिक जाता है, मतलब 3 साल वो रहता है एग्जीक्यूटिव और एएम में कन्वर्ट होना चाहता है, तो उसको हम्म। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। वो हम्म। एएम ईज़िली बन जाएगा। हम्म। तो एम बनने के बाद फिर क्या ये वापस ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करते हैं तो क्या होम हाँ। स्टेट दे देते हैं उसके अंदर? नहीं, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे वैकेंसी है। अगर रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाते हैं तो शायद मिल जाए, बट ये अपने हिसाब से ही भेजते हैं। मतलब हम्म। ये ऐसे प्रेफ़रेंस नहीं पूछेंगे कि आपको हम यहाँ भेजना चाह रहे हैं, वहाँ भेजना चाह रहे हैं। ये वैकेंसी के हिसाब से ही, मतलब सिटी, हाँ, ये है कि सिटी चेंज कर देंगे। जैसे अगर कोई बंगाल में, तो उसको शायद मुंबई भेज दें, मुंबई हम्म। वाले को कहीं और, तो ऐसे भेज देंगे। बट होम पोस्टिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है आईडीबीआई हम्म। में।
और जैसे जिस वक्त आपकी ज्वाइनिंग होती है एज एन एग्जीक्यूटिव, तो उसमें एक्सटेंशन अगर कोई लेना चाहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दूसरे पेपर भी काफी देते हैं बच्चे, उनका रिजल्ट अवेटेड रहता है, तो अगर वो जी। एक्सटेंशन लेना चाहे तो क्या एक्सटेंशन देता है आईडीबीआई? नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता। बहुत सारे बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ 30 में से 22 ने ज्वाइन किया था, बाकी 8 लोगों ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, बट किसी का भी अप्रूव नहीं हुआ और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्हें अपनी जॉब लूज करनी पड़ी। और एक्सटेंशन का कोई भी इसमें मतलब प्रोसीजर नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता आईडीबीआई में। कोई एक मेडिकल और। टर्म्स में जैसे है, हम्म, मेडिकल टर्म्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन कुछ है तो शायद वो कंसीडर करेंगे, बट इसमें मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने हम्म, दिया था बट उसको उसने बाद में जॉइन नहीं किया और शायद उसका हुआ भी नहीं मतलब। तो मेडिकल केस में शायद ये अलाउ कर दें बट एक्सटेंशन नहीं मिलता। एक चीज को लेके काफी कंफ्यूजन है, तो हम आप तो खुद बैंकिंग सेक्टर में हो, मैं उसी सेक्टर में हूँ, तो आईडीबीआई बैंक जो नए बच्चे हैं वो काफी पूछते हैं कि प्राइवेट बैंक है कि पब्लिक सेक्टर बैंक? ये एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर से जैसे आईबीए को फॉलो करता है तो सब कुछ जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, एएम बनने के बाद बहुत फैसिलिटीज हैं। एएम ओके। बनने के बाद मेरे को लगता है कि बाकी बैंकों से सबसे अच्छी फैसिलिटी आईडीबीआई के अंदर है। हम्म, और लेकिन इसका जो सैलरी हम एग्जीक्यूटिव जा रहे हैं तो इसमें हमें एज अ प्राइवेट एम्प्लॉयर ही रखते हैं ये लोग, कि हम लोग एज अ प्राइवेट बैंक में काम कर रहे हैं और सैलरी भी फिर उसी हिसाब से थोड़ी कम है इसमें बाकी बैंक के मुताबिक। हम्म, और इसीलिए ये मतलब ये एज अ प्राइवेट बैंक ही कंसीडर करते हैं इसके जो स्टाफ्स हैं। और मतलब हमें बोला गया था कि इसकी 51% जो है वो एलआईसी के पास है, इसी हम्म, वजह से इसको हम लोग एज अ प्राइवेट बैंक ही कंसीडर करते हैं। हम्म, लेकिन इसमें हमारा पूरा एनपीएस क्रिएट होता है, प्रान नंबर क्रिएट होता है और हम्म, पूरी जो फैसिलिटीज होती है वो हमें मतलब सरकारी वाली मिलती है। हम्म, और एएम के बाद वो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है। हम्म, बट 3 इयर्स तो थोड़ा सा स्ट्रगल है इसमें। मतलब मैं समझ गया, जैसे आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, और जी जी सेकंड हाँ। और फोर्थ सैटरडे आपका ऑफ रहता होगा जैसे। सेकेंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ रहता है। हाँ, तो वो सब चीजें गवर्नमेंट जैसी रहती है, लेकिन बाकी हाँ जो हाँ, अंदर का जो वर्क प्रोफाइल आपका रहता है वो पूरा प्राइवेट वो जैसा सब रहता प्राइवेट। जी है। हाँ, प्राइवेट कर दिया इसको। एक चीज और पूछनी थी कि क्या इसमें सैटरडे संडे भी कई बार वर्क प्रेशर दिया जाता है ब्रांच आने के लिए? ये ये डिपेंड करता है, जैसे मार्च का मंथ चल रहा है तो सारी ब्रांचेस खुली थी अभी आरबीआई के नॉर्म्स के मुताबिक, कि जैसे हम्म, टैक्स वगैरह फाइल होने थे, तो हम्म, उन्हीं केसेस में बुलाते हैं। या फिर कुछ मतलब बहुत अर्जेंट कोई काम है, मतलब 9, मेरे को ऐसा नहीं याद, मैं सिर्फ 2 सैटरडे गया हूँ अब तक 7 या 8th मंथ में। तो हम्म, बाकी इन्होंने ऑफ ही दिया है, ऐसा कुछ सैटरडे संडे को नहीं बुलाते। सिर्फ 2 सैटरडेज़ मैंने जो हॉलिडेज़ थी वहाँ पे काम किया है। और मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसा कुछ नहीं है कि गए थे वो भी 1 या 2 सैटरडे में गए हैं। तो हम्म, वो सभी ब्रांचेस को बुलाते हैं, मतलब सारे बैंक ही खुलते हैं उस दिन और सबको जाना हम्म, होता है। हम्म। आईडीबीआई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बुलाता है। एक सवाल और था कि काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव निकालना भी अपने आप में माना दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा इजी होता है, लेकिन आसान नहीं होता है। तो जी, नहीं। बच्चों की दूसरी जॉब की भी तैयारी तो रहती है, आईबीपीएस अभी आने वाला है, जी, एसबीआई आने वाला है, एलआईसी अभी आके गया, आरबीआई असिस्टेंट का सुनने में आ रहा है कि आएगा। तो क्या जी। दूसरे जॉब की तैयारी के लिए अपन टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने तो खुद ने क्लियर किया है? निकाल सकते हैं, बिल्कुल मैंने भी निकाला था, लेकिन इसमें जैसे हम लोग 100% स्टडी को नहीं दे पाते क्योंकि वर्क करके आके फिर पढ़ना बहुत हाई हो जाता है, बहुत ही एक्सट्रीम रहता है। बट हाँ, ये है कि दे सकते हैं जैसे, लेकिन अगर कोई बिगिनर है और वो एकदम स्टार्ट करके जॉब लग जाती है उसकी 2-3 महीने में, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स या एसबीआई के एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं। तो हम्म, जैसे मैं 1 साल से तैयारी भी कर रहा था, मेरी स्टडी हो चुकी थी काफ़ी हद तक। फिर मैंने हम्म, अप्रैल, मई, जून में पूरा बेसिक क्लियर किया था यूट्यूब से ही और हम्म, उसके बाद मेरी पूरी तैयारी थी लगभग-लगभग। तो हम्म, अब सिर्फ़ मॉक्स लगाना होता है, जो लास्ट के जो प्रिपरेशन डेज़ होते हैं, तो मॉक्स लगाने होते हैं। तो मैं अपना टाइम सुबह उठता था 6 बजे, शुरू सुबह-सुबह 1 या 2 मॉक लगा लेता था, कभी 5 बजे उठ के और फिर इवनिंग में आके 1 मॉक और लगाता था। तो हम्म, अगर आप सिर्फ़ मॉक्स मतलब एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, तो दे सकते हैं। मतलब हम्म, एग्ज़ाम क्वालीफाई भी करते हैं। मेरे 3 दोस्त मतलब 5-6 दोस्तों ने एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं। जो 22 मैं बता रहा हूँ, उसमें से 5-6 बच्चों ने जॉब इसलिए छोड़ी, क्योंकि हम्म, कोई आरआरबी क्लर्क में चला गया, कोई आरआरबी पीओ में, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, तो सब बच्चे निकाल लेते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो टाइम निकाल के कर ही लेते हैं। सुबह हम्म, और इवनिंग का, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेते हैं। हाँ, हम्म, थोड़ा-सा घूमना-फिरना नहीं कर पाते, बाकी बच्चे घूमते हैं, वो नहीं कर पाते। जो हम्म, बच्चे पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के सैटरडे संडे को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हॉलिडेज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हो जाता है। डेडिकेशन से मेरे हिसाब से अगर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में रह के भी एग्ज़ाम निकाले जा सकते हैं। बट अगर कोई बिगिनर है, स्टार्ट ही कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि हम्म। इसमें सिर्फ़ हम लोग टेस्ट कर पाएँगे अपनी नॉलेज को कि हम मतलब एक तरीके से परफेक्शनिस्ट जो आ जाता है, तो हम्म। फिर हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर। क्या आपके नोन में कोई ऐसा भी है जिसने मतलब कोई प्राइवेट बैंक या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर ली, ये जॉब छोड़ के बीच में ही?
नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सब ऐसा बच्चे कोई मतलब या तो यही हैं या फिर मतलब दोबारा छोड़ के दोबारा कोई स्टडी कर रहे हैं, बट प्राइवेट में कोई नहीं गया। नहीं। अभी जो बच्चे आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली इसमें जी छोटे ही बच्चे होते हैं जो अभी तैयारी जी चालू करते हैं, जिनको 20 टाइम हो जाता है, उनकी तो या तो एज निकल जाती है तो वैसे नहीं दे जी पाते हैं। मतलब 25 ईयर्स शायद इसकी जो एज लिमिट रहती है। तो आप 25 है। इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है और आपकी एज भी अगर 20 साल, 21 साल, 22 साल ही है, तो क्या उसको एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करना चाहिए या केवल एक्सपीरियंस के लिए पेपर देना चाहिए? क्योंकि ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम भी नहीं दे पाते कई बार, क्योंकि बाद में अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो चीजें बड़ी टफ बन जाती है एकदम से। जी, देखो मेरे हिसाब से सर, मेरे हिसाब से अगर आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव जो एग्ज़ाम है, ये काफ़ी ईज़ी एग्ज़ाम होता है। मतलब ईज़ी तो नहीं, बट और कम बाकी बैंक के एग्ज़ाम में काफ़ी ईज़ी होता है, और इसमें सिर्फ़ प्रीलिम्स होता है, मतलब एक ही एग्ज़ाम होता है, मेंस हम्म। नहीं होता। तो अगर हम्म। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, वो फॉर्म अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो हम्म। उन्हें मेरे हिसाब से भरना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए और इसको आगे सिलेक्शन मतलब जॉब करनी चाहिए। ओके। क्योंकि मैं बताता हूँ, जब मैं मतलब मेंस देने गया था, तो हम्म। मेरे मेंस में जैसे प्रीलिम्स तो मेरी तैयारी पूरी थी, तो मेरे अच्छे नंबर भी आए थे, 85 मार्क्स आए थे आईबीपीएस पीओ में। बट मेंस की मेरे को कभी तैयारी हो नहीं पाती है अच्छी, क्योंकि जीके बहुत मतलब आउट ऑफ द नॉलेज पूछ लेते हैं, या फिर क्वांट्स बहुत टफ आ जाती है, कभी-कभार रीजनिंग बहुत टफ आ जाती है। तो हम्म। उसके लिए क्या होता है कि कई बार हमारे मेंस में ज़्यादा नंबर नहीं हो पाते। तो हम्म। ये जो जॉब होती है हमारी, ये हमारी जॉब इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है। तो मेरे को इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर उन्होंने दिए थे, 85 मार्क्स उन्होंने मुझे दिए, जस्ट ऑन द बेसिस कि मेरे को एक्सपीरियंस था बैंक के अंदर, आईडी। और मुझे उस समय ज़्यादा भी नहीं, 4-5 महीने का एक्सपीरियंस था। और एसबीआई पीओ में भी इवन उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर दिए थे मुझे, मेरा हो नहीं पाया थोड़ा-सा, बट उसमें भी मुझे इंटरव्यू की वजह से बहुत हेल्प हुई। तो जॉब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, जितने भी नेगेटिव्स हैं वो हैं, बट सबसे बड़ा पॉजिटिव उसमें यही है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हो, क्योंकि क्लर्क वगैरह में इंटरव्यू नहीं होता, बट अगर कोई बच्चा आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ ऐसे एग्ज़ाम देख रहा है जिसमें इंटरव्यू आता है, तो उसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो यही होता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होता है, और वो वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है, कि आपके अगर मेंस में अच्छे नंबर हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है नंबर अच्छे, तो आपको ये जो जॉब होती है ये बहुत हेल्प करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी, आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि ये इस जॉब को लेके काफी सारे बच्चों के मन में जो सवाल थे, मैंने पूरी कोशिश करी उनको आपके सामने रखने की, और आपने बहुत ही डिटेल में और अच्छे से दोनों के इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत अच्छे से समझा है इस जॉब के। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हुआ है, और भी आगे आपकी जो भी तैयारी है उसके अंदर आपको सफलता मिले। आपका बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।